नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं प्रहार और आज प्रहार उस सोच पर जिसे एक वेब सीरीज के जरिए फैलाया जा रहा है। मामला बड़ा है और आरोप सच्चाई छिपाने को लेकर है। ये कोई पहली बार तो नहीं है जब कोई फिल्म या वेब सीरीज विवादों में घिरी हो, लेकिन इस बार विवाद मंशा को लेकर है। बात IC-814 द कंधार हाईजैक वेब सीरीज की, जिसमें दावा तो आतंकी घटना की सच्चाई दिखाने का किया गया, लेकिन आरोप सच्चाई से ही छेड़छाड़ के लग गए। आतंकियों के असली नाम छिपाए गए। विवाद इतना बढ़ा कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को झुकना पड़ा और अब उसने कहा है कि डिस्क्लेमर में आतंकवादियों के असली नाम और कोड नेम दोनों ही अपडेट कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि OTT प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के अंदर ही इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस पूरे विवाद को समझिए, जानिए इस फिल्म को लेकर किस तरीके के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। तो तस्वीरें अब ऐसी सामने आ रही है कि नेटफ्लिक्स को झुकना पड़ा है। दरअसल हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की एक वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक स्ट्रीम हुई है। ये वेब सीरीज पत्रकार श्रीजॉय चौधरी और IC-814 के कैप्टन देवी शरण की किताब फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी पर बेस्ड है। वेब सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर IC-814 को आतंकवादियों ने हाईजैक किया था और एयरक्राफ्ट को अलग अलग जगहों से होते हुए कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया था। नेगोशिएशन में भारत सरकार को अपने यात्रियों की जान के बदले आतंकियों की मांगे माननी पड़ी थी। इसमें से एक मांग थी कि 3 आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करना, जो उस वक्त भारत की जेलों में बंद थे। वेब सीरीज स्ट्रीम हुई तो इसे लेकर बवाल शुरू हो गया। बॉयकॉट नेटफ्लिक्स और बॉयकॉट बॉलीवुड का हैशटैग चलने लगा। दरअसल वेब सीरीज के मेकर्स पर एजेंडा चलाने का आरोप लगा कि वेब सीरीज के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान, उनके नाम और धर्म को छिपाने की कोशिश की गई है। ये वेब सीरीज कैसे विवादों में घिर गई, इसकी असल कारण यह है कि आतंकवादियों के जो असली नाम थे उनको छिपाया गया है। आतंकवादियों के रियल नाम और धर्म को छिपाने की कोशिश इस वेब सीरीज में की गई। आतंकियों की पहचान छिपाने के लिए कोड नेम रखे गए थे। वेब सीरीज में आतंकियों के नॉन मुस्लिम नामों पर ज्यादा जोर दिया गया है। लोगों के मन में डालना कि हिंदुओं ने IC-814 हाईजैक किया था, ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी आतंकवादियों के अपराधों को व्हाइट वॉश करने की मंशा इस फिल्म में दिखाई दी और इसीलिए IC-814 विवादों के घेरे में है और नेटफ्लिक्स को झुकना पड़ा है। बाकायदा आपको जानकारी दे दें कि अब नेटफ्लिक्स ने डिस्क्लेमर में असली नाम डाल दिए हैं। ये बात नेटफ्लिक्स की तरफ से ही पूरी तरीके से बताई गई है। वेब सीरीज में जिस तरह से आतंकियों के कोड नेम पर जोर दिया गया है, लोगों ने उस पर एतराज जताया। भोला शंकर हिंदुओं के भगवान के नाम है, लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि वेब सीरीज में आतंकियों के नाम क्या है। भोला नाम है, जिसका असली नाम है इब्राहिम अतहर। शाहिद अख्तर सईद असली नाम है, लेकिन उसका जो कोड नेम है वो शंकर है और इसी नाम पर ज्यादा जोर फिल्म में दिया गया है। इसके बाद सनी अहमद गाजी आतंकी का असली नाम है, लेकिन डॉक्टर जो कि उसका कोड नेम था, उस पर इस फिल्म में ज्यादा जोर दिया गया है। जहूर मिस्त्री आतंकी का नाम था, उसका कोड नेम था बर्गर और इस बर्गर को ही फिल्म में ज्यादा जोर देकर बताया गया है। शाकिर नाम था आतंकी का और उसका कोड नेम था चीफ। यानी कि ये जो नाम है भोला शंकर डॉक्टर बर्गर चीफ, ये वो नाम है जो फिल्म में आपको मुख्य तौर पर सुनाई देंगे। और इसीलिए इस फिल्म पर, इस वेब सीरीज पर आरोप लगे कि एजेंडा चलाने की कोशिश की गई है और आतंकियों के असली नाम, उनके धर्म को छिपाने की कोशिश की गई है। वेब सीरीज में आतंकियों के नाम को लेकर जब विवाद बढ़ा तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट प्रमुख मोनिका शेरगिल को तलब किया और वेब सीरीज पर सरकार की कड़ी असहमति जताई। करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली है। सरकार ने क्या एक्शन लिया? नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट प्रमुख को तलब किया गया। INB मिनिस्ट्री के ऑफिस में करीब 40 मिनट तक मीटिंग चली है। वेब सीरीज पर सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई और वेब सीरीज में करेक्शन क्या किया गया इस बैठक के बाद, ये भी आपके सामने है। मीटिंग के बाद OTT प्लेटफॉर्म ने ऐलान किया, शो में स्पेशल डिस्क्लेमर जोड़ने का फैसला लिया गया है।
डिस्क्लेमर में आतंकियों के असली नाम और कोड नेम होंगे। देखिए, डिस्क्लेमर वो होता है जब भी किसी फिल्म की शुरुआत होती है तो डिस्क्लेमर देके बताया जाता है कि इस फिल्म में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, ये फिल्म किस बेस पर बनाई गई है, ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है या फिक्शन फिल्म है। उसी डिस्क्लेमर को, जिसको अमूमन आप लोग इग्नोर कर दिया करते हैं, अमूमन दर्शक वो डिस्क्लेमर पूरा पढ़ते नहीं हैं, उसी डिस्क्लेमर में अब असली नामों का जिक्र किया जाएगा, कोड नेम जिनका इस्तेमाल फिल्म के अंदर किया गया है, लेकिन अब डिस्क्लेमर में असली नाम डाल दिए गए हैं। ओटीटी की तरफ से यह ऐलान किया गया है। विवाद सिर्फ IC-814 के कैरेक्टर्स को लेकर था। अब विवाद वेब सीरीज में काम करने वाली मशहूर अभिनेता नसरुद्दीन शाह के बयान पर हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया वाली बात कही। विमान हाईजैक की खबर सुनने के बाद उन पर क्या असर हुआ था, जिसके जवाब में नसरुद्दीन शाह ने कहा कि उस वक्त 50 साल के थे और जैसे ही घटना के बारे में सुना वो परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था, इससे इस्लामोफोबिया की लहर उठ सकती थी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। I remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia, and luckily at that time it didn't. But I remember feeling terribly concerned about the situation and what it would lead to. And there was a feeling of ambivalence at the end when the whole crisis was resolved, because I was left with a feeling of unease when the deal was struck. I could not pinpoint why I feel this, but I did feel that the passengers and the pilot had been through an absolutely horrifying time, and this was no closure. This is what I remember feeling. While playing it, of course, I've never been in a crisis management. तो नसरुद्दीन शाह के इस बयान को इसी बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या इसी इस्लामोफोबिया की वजह से जानबूझकर आतंकियों के असली नाम और धर्म को छिपाया गया और ऐसे कोड नेम को उजागर किया गया जिससे हिंदू धर्म जुड़ता हुआ नजर आता है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर डिस्क्लेमर ओटीटी की तरफ से दिया जा रहा है, नेटफ्लिक्स की तरफ से दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बुलडोजर की। बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने की। अखिलेश ने कहा कि 2027 में यूपी में सरकार बदलेगी और इसके बाद वो सभी बुलडोजर्स का जो रुख है वो गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। अखिलेश के इस बयान पर योगी ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति के हाथ में बुलडोजर फिट नहीं हो सकता, बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। सीएम योगी लखनऊ में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त हो जाते हैं। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए।
तो देखिए, योगी सरकार का ये बुलडोजर हमेशा आरोपों में घिरा रहता है। सेलेक्टिवनेस होने का आरोप बुलडोजर एक्शन पर लगाया जाता है। अखिलेश यादव लगातार मुखर रहते हैं, लेकिन उसी मुखर अंदाज में योगी आदित्यनाथ की तरफ से जवाब भी दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले की सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में जो लोग लूट खसोट मचाने वाला टीपू भी आज सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने, और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां अखिलेश यादव और उनकी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं सीएम योगी ने बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को लेकर भी सरकार का जो स्टैंड है वो साफ किया है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। योगी ने कहा, जिस तरह आजकल आदमखोर भेड़िए उत्पात मचाए हैं, उसी तरह 2017 से पहले यूपी में चाचा भतीजे की जोड़ी ने तबाही मचाई थी। दोनों ही भ्रष्टाचार को चरम पर ले जाने में लगे थे। सिर्फ चाचा भतीजे ही नहीं, उस दौरान यूपी में महाभारत के सभी पात्र नजर आ रहे थे। क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था, नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था, और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा, ये जो लोग बोलते हैं, इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है, और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये लोग बोलते रहेंगे, क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच का ये घमासान समय समय पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अटैक करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी अपने ही अंदाज में अखिलेश यादव पर अटैक करते हुए नजर आते हैं। अब अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर क्या कहा, देखिए। अखिलेश यादव ने यह कहा कि 2027 में जब सपा की सरकार बदलेगी, तो ये बुलडोजर का जो रुख है वो बदल जाएगा। सरकार बदलने पर गोरखपुर भेजेंगे बुलडोजर, सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। बीजेपी सरकार में निर्दोषों को सताया जा रहा है, धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जाता है, यह समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिल्कुल वक्त नहीं लगाया इस पर पलटवार करने में, और उन्होंने ये कहा कि टीपू भी अब सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। हर व्यक्ति के हाथ में बुलडोजर फिट नहीं हो सकता, बुलडोजर चलाने के दिल और दिमाग चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के
सामने पस्त हो जाते हैं। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याद दिलाते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बल्कि उनका तो पूरा का पूरा परिवार, उनकी पूरी की पूरी पार्टी उत्तर प्रदेश को लूटने और खसोटने में लगी हुई थी और यही व्यवस्था हमारी तरफ से खत्म की गई है और इसीलिए अब वो लोग बौखलाए हुए हैं जिनके ऐसे काले कारनामे बंद हो चुके हैं, माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो उत्तर प्रदेश में निवेशकों का रुख भी बढ़ रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश 7वें नंबर पर था और आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग। पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर नियुक्ति की जो प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुचितापूर्ण तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी है। क्या आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या यह संभव था क्या? और उस समय जिस प्रकार की अराजकता थी, आप सोचो कि हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति प्रदेश के युवाओं को देते हैं। इन युवाओं ने अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ प्रदेश को दिया है। आज जब हमारे पास मैन पावर की कमी पूरी हुई तो यही प्रदेश जो देश के विकास का बैरियर माना जाता था, आज सरपट तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही प्रदेश जो बैरियर था आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। यही प्रदेश ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज से 7.5 वर्ष पहले यह प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था कि अर्थव्यवस्था में 7वें नंबर पर थे। आज यही प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और मेरा यह मानना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी और जितनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नियुक्ति हो रही है, उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर हर कार्मिक कार्य करने लग जाएगा तो अगले 3 से 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगा। आगे बढ़ेंगे, प्रहार में बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली में चल रहे तनाव की। दरअसल चमोली के नंदा नगर में एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के बाद बवाल मचा हुआ है। नाबालिग पर अश्लील टिप्पणी और छेड़खानी से नाराज लोगों ने नंदा नगर में जमकर हंगामा किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने भी आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने चमोली के नंदा नगर में धारा 163 लगा दी है। पुलिस ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। देखिए, नाबालिग बच्ची से छेड़खानी का मामला है, लेकिन इस मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया है। चमोली के नंदा नगर में लोगों का गुस्सा कितना ज्यादा है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। दुकानों से सामान निकाल कर सड़कों पर फेंक दिया, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन में है और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। अब आपको ये समझाते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड के चमोली में आखिर तनाव क्यों हो गया, बवाल क्यों मचा हुआ है। पूरा मामला चमोली के नंदा नगर का है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी की गई, जिससे इलाके के लोग नाराज हो गए। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी आरिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये मामला अभी शांत नहीं हो रहा है। अभी भी प्रदर्शन चल रहे हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। थाना नंदनगर घाट में एक तहरीर दी गई एक नाबालिग लड़की के पिता के द्वारा कि उसकी लड़की से वही रहने वाले आरिफ खान के द्वारा जो है छेड़छाड़ की गई। इस तहरीर पर तत्काल नंदानगर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके क्रम में चमोली पुलिस द्वारा एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है और नंदानगर घाट मार्केट में जो घटनाक्रम हुआ
उसमें भीड़ के द्वारा कुछ वहां की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। उसके क्रम में जो वीडियोस हमारे पास उपलब्ध है उनका अवलोकन कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई चमोली पुलिस द्वारा की जा रही है। अंत में मेरी सबसे अपील है कि कोई भी अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में ना ले और कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो कानून के विरुद्ध हो और सब लोग जो है सांप्रदायिक सौहार्दता बरतें। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में एक मस्जिद के अंदर नमाजी एक दूसरे के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मस्जिद के अंदर ही लात घूंसे और बेल्ट से मारपीट चल रही है। पुलिस के मुताबिक बच्चों के बीच विवाद के बाद बड़े उसमें कूद पड़े और मारपीट शुरू हो गई। वीडियो 30 अगस्त का बताया जा रहा है। वहीं एक और वीडियो सामने आया जो एक दिन बाद का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग छतों से पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये मस्जिद के अंदर का दृश्य है। ये मस्जिद के अंदर ऐसी मारपीट हुई है। मस्जिद को ही जंग के मैदान में इन लोगों ने तब्दील कर दिया। दरअसल बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि बड़े भी इसमें कूद पड़े और जमकर एक दूसरे के साथ मारपीट हुई। एक तरफ मस्जिद के अंदर मारपीट का वीडियो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, तो दूसरी तरफ इस घटना के अगले दिन छतों से पत्थरबाजी की गई है। छतों से पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। एक ही समुदाय के दोनों पक्ष हैं और पहले बच्चों में लड़ाई हुई थी, मारपीट हुई थी। उसके बाद इसमें जो एडल्ट मेंबर्स थे वो इन्वॉल्व हो गए, मारपीट हुई और इसकी सूचना पे जो एग्रेसिव पक्ष था, जो विक्टिम पक्ष था, उसकी तरफ से मुकदमा इसमें लिखा गया 9 लोगों के विरुद्ध। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए।